sir, what is joint replacement? Knee replacement is like replacing your damaged knee with an artificial prosthesis. जॉइंट रिप्लेसमेंट उन्हीं को एडवाइस किया जाता है जिनका जॉइंट पूरी तरह से खराब हो चुका है। जॉइंट रिप्लेसमेंट नॉर्मली वेट बेयरिंग जॉइंट्स के लिए किया जाता है। वेट बेयरिंग जैसे कि हमारा हिप और नी जॉइंट्स है, जिसमें हमारी बॉडी का वेट आता है। हमारा जो नी खराब होता है वो कोई एक दिन में नहीं होता है। इट टेक्स ऑलमोस्ट 3 to 4 स्टेजेस। हर पेन तो जॉइंट रिप्लेसमेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, राइट? जी, जॉइंट रिप्लेसमेंट किया ही इसलिए जाता है ताकि आप वापस से पहले जैसी लाइफस्टाइल जी सकें। जैसे हर इंसान एक जैसा नहीं है, तो हर इंसान की जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद की रिकवरी भी एक जैसी नहीं है। अब टेक्निकली और एडवांसमेंट के कारण इतने ज़्यादा नई चीज़ें मार्केट में आ गई है कि इससे इंसान कंफ्यूज भी हो जाता है कि हम जाए कहाँ और एट द एंड हमारे लिए बेस्ट क्या है। जैसे हर पर्सन का नी अलग होता है, उसके अंदर जो नी हम लोग लगाने वाले हैं, जो आर्टिफिशियल प्रोसेसेस लगाने वाले हैं, वो भी उसी के नेटिव नी से मैच करके आता है। तो हर पर्सन के लिए एक पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट्स अब मार्केट में आने लग गए हैं। Joint replacement is one of the most successful orthopedic surgeries ever invented और conventional joint replacement का भी success rate is around between 95 to 98%। अब हम चाह रहे हैं कि वो और नेचुरल तरफ से या 100% की तरफ जाए, बट एज आई से कि नो सर्जरी इज विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। Any artificial joint inserted or any artificial prosthesis inserted carries a risk of infection. एक चीज़ जो हमेशा ध्यान रखना है कि you have to trust your doctor in any situation. No doctor by any means want to hurt you. जो भी डॉक्टर आपको जो भी चीज़ एडवाइस करता है, whether it is surgery or non-surgery, he is advising best to his knowledge and his capacity. So you have to trust him for whatever he is saying. हेलो एवरीवन, मैं आपकी दोस्त और होस्ट काजोल, और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक जो हम घर पे अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुनते हैं कि हमें डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट एडवाइस किया है, हिप रिप्लेसमेंट एडवाइस किया है, और इसी टॉपिक के ऊपर हमें एक एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए थी। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर साकेत मुंद्रा। हेलो सर। ही इज़ अ सीनियर कंसल्टेंट, ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट एट NSH हॉस्पिटल, और वो जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, आर्थोस्कोपिक सर्जरीज में स्पेशलाइज्ड है। नमस्ते सर। नमस्कार मैम। तो सर, व्हाट इज जॉइंट रिप्लेसमेंट, मतलब तो उसे थोड़ा सा इलैबोरेट करें। मैं पहले सब लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं और ये बहुत कॉमन टॉपिक भी है। जॉइंट रिप्लेसमेंट आजकल हम हर जगह सुन रहे हैं। हर एक एज के बाद में सभी को, जब भी वो अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से या कंसल्टेंट से मिलते हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, और उनके बहुत सारे पेशेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि वो अपने कंसल्टेंट से बराबर पूछ नहीं पाते, या उनको बाद में याद आता है कि हमें इस बारे में भी जानकारी चाहिए थी। तो ये एक बहुत ही कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नी रिप्लेसमेंट या किसी भी जॉइंट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जब हमारा जॉइंट पूरी तरह से ख़राब हो जाता है और हम नेचुरली उसके ऊपर वेट नहीं दे सकते, या कोई भी मूवमेंट के समय हमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है सीवियर डैमेज के कारण, तो उस पार्ट को हम आर्टिफिशियल जॉइंट से बदल देते हैं। तो आम लैंग्वेज में अगर हम बोला जाए तो knee replacement is like replacing your damaged knee with an artificial prosthesis. ओके, तो मतलब सर, मतलब ले लैंग्वेज में पूछना चाहूंगी कि उसके रिस्क फैक्टर्स क्या रहेंगे। तो मतलब जो लोग डरते हैं, यूजुअली घर पे बोलते हैं कि भाई हमें बता दिया है, पर हम करना नहीं चाहते, लोगों के मन में ये मिथ्स भी है बहुत कुछ। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि किसी भी तरह की सर्जरी, भले ही वो जॉइंट रिप्लेसमेंट हो या कोई भी दूसरी सर्जरी हो, सर्जरी इज ऑलवेज अ लास्ट ऑप्शन। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट उन्हीं को एडवाइस किया जाता है जिनका जॉइंट पूरी तरह से खराब हो चुका है। जॉइंट रिप्लेसमेंट नॉर्मली वेट बेयरिंग जॉइंट्स के लिए किया जाता है। वेट बेयरिंग जैसे कि हमारा हिप और नी जॉइंट्स है, जिसमें हमारी बॉडी का वेट आता है। ये मोस्ट कॉमन जॉइंट्स है रिप्लेसमेंट के लिए, और ये एक हमारा नेचुरल एजिंग प्रोसेस है जिससे हमारे जॉइंट्स डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ जॉइंट्स, अगर हमें कभी एक्सीडेंट होता है या सीवियर इंजरी हो जाती है किसी जॉइंट को, जिस चीज़ के कारण जॉइंट खराब हो जाता है, उस समय भी जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। या हमें कुछ अनुवांशिक या जेनेटिक बीमारियां रहती है जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऐसे समय में भी हमारे जॉइंट पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और उसमें काफ़ी दर्द या मूवमेंट हम नहीं कर पाते।
ऐसे ही लोगों में जॉइंट रिप्लेसमेंट एडवाइस किया जाता है। तो ये एक स्टेज में होता है, हमारा जो नी खराब होता है वो कोई एक दिन में नहीं होता है, इट टेक्स ऑलमोस्ट 3 to 4 स्टेजेस। अगर हमने पहले ट्रीटमेंट कर लिया या अर्ली स्टार्ट कर दिया ट्रीटमेंट को, तो बहुत सारे लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं। अच्छा, तो सर जैसे लोगों को घुटनों में पेन होता है, जीडियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स घर पे फैमिली में, तो उनको कब ये समझ में आना चाहिए कि नहीं हमें अभी ये हो रहा है, मतलब हर पेन तो जॉइंट रिप्लेसमेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, राइट? तो उन्हें कब ऐसा डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या फिर उन्होंने सोचना चाहिए कि नो वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, अंडरस्टैंड कि हमें अभी सर्जरी की नीड रहेगी नहीं रहेगी, या फिर इट कैन बी ट्रीट कंजर्वेटिवली, कैसे होगा? मैं एक आम ऑस्टियोआर्थराइटिस या जो एज रिलेटेड आर्थराइटिस है उसके बारे में बात करता हूँ। ये नॉर्मली जो पेशेंट्स 50 या 60 इयर्स के अबाव होते हैं उनमें होता है। अच्छा। तो जब आपका एज इज मोर देन 50-55 ईयर्स ऑफ एज और आपको नी पेन या कोई भी जॉइंट पेन चालू होता है विच लास्ट फॉर मोर देन 10 डेज, 10 दिन से ज़्यादा आपको दर्द हो रहा है, तो वो एक करेक्ट समय है कि आप आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन से या कंसल्टेंट से परामर्श लीजिए, उनसे पूछे कि ये दर्द क्यों है। अगर रूटीन वो लोग नॉर्मली हर एक कंसल्टेंट या हर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको कुछ दवाइयाँ देगा या कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताएगा, आपको वो चीज़ें फॉलो करना है। राइट। अगर उसके बाद भी पेन कंटिन्यूस है तो यू नीड टू अंडरगो इन्वेस्टिगेशंस लाइक एक्सरेज या आपको MRI स्कैन्स वगैरह होते हैं जिसमें कोई और डैमेज तो नहीं है नी जॉइंट के अंदर, वो पता चलता है, पता चलेगा जी। राइट। तो सर ये जो जॉइंट रिप्लेसमेंट है इसको लेके बहुत सारे मिथ्स हैं जी कि भाई सर्जरी करने के बाद भी हम चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे जी। एक तो डर भी रहता है, वो तो फैक्टर है ओल्ड एज में, बट टिल व्हाट एज इट इज सेफ करवाने के लिए, एंड बाकी अगर कोई हेल्थ कंडीशंस हो तो उसमें कैसा रहेगा, एंड द फैक्ट्स रिलेटेड टू द प्रोसीजर। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद ये अनसेफ है, ये बिल्कुल भी नहीं है जी। अब मॉडर्न टेक्निक्स हैं, नए डायग्नोस्टिक टेस्ट्स हैं जिससे हम पहले ही पता कर सकते हैं कि हमारा जॉइंट कितना डैमेज्ड है और जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद हमारा प्रोग्नोसिस कैसे रहेगा। सेकंड मैं ये बोलना चाहूँगा कि जॉइंट रिप्लेसमेंट किया ही इसलिए जाता है ताकि आप वापस से पहले जैसी लाइफस्टाइल जी सकें। तो ये बोलना कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद हम चल नहीं पाएंगे बिल्कुल गलत है। एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट होता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट किया ही इसलिए जाता है ताकि आप आपकी प्रीवियस लाइफस्टाइल पहले की तरह जी सकें और पहले के जैसे आप नॉर्मल चल सकें और अपने नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ में आ सकें। तो सर ये कितना समय लगता होगा, मतलब? तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल पेशेंट। जैसे हर इंसान एक जैसा नहीं है, तो हर इंसान की जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद की रिकवरी भी एक जैसी नहीं है। तो नॉर्मली एक आम तौर पे 1 महीने से 3 महीने तक का समय लगता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ योर मसल बिल्ड इज, आपका पेन सेंसिटिविटी लेवल कितना है, सर्जरी के पहले आपका नी कितना ज़्यादा डैमेज था और आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। और इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपका एक्सपेक्टेशन और रियलिटी मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सभी कुछ कर सकेंगे जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद, बट अब जो नए तरीके आए हैं, नए जॉइंट्स अवेलेबल है, उसमें आप 90% ऑफ द चीज़ें जो है आप वो कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना और उनसे पूरी तरह से समझना कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद आपकी बॉडी किस तरह से बिहेव करेगी और उसको रिकवरी के लिए कितना समय लगेगा। सर जॉइंट रिप्लेसमेंट में हमने बहुत बार ये भी सुना है कि बहुत सारे नए एडवांसेस आए हैं। मतलब जॉइंट रिप्लेसमेंट तो एक है, बट उसमें भी एडवांसमेंट ऑफ डूइंग द प्रोसीजर्स, रोबोटिक्स आए हैं, देन देयर आर मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज में ही उसका एक पार्ट है। तो सर इस पे भी कुछ लोगों का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ही, मैं बोलूँगा, आज के ज़माने में ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आज काफ़ी सारे लोग जैसे पहले जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में पूछने आते थे, वैसे अब बहुत सारे लोग रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट क्या है ये जानने के लिए आते हैं, मिनिमली इन्वेजिव जॉइंट रिप्लेसमेंट क्या है ये जानने के लिए आते हैं। अब टेक्निकली और एडवांसमेंट के कारण इतने ज़्यादा नई चीज़ें मार्केट में आ गई है कि इससे इंसान कंफ्यूज भी हो जाता है कि हम जाए कहाँ और एट द एंड हमारे लिए बेस्ट क्या है। तो मिनिमली इन्वेजिव जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है ये लगभग 10 साल से है। अब पिछले 5 साल से ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है। इसमें हम बॉडी की कोई भी मसल कट नहीं करते। अच्छा।
बिना मसल कट किए ये जॉइंट रिप्लेसमेंट किया जाता है, जिसमें मसल के प्लेन्स, हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के मसल्स होते हैं और उसके बीच में एक प्लेन होता है, तो बिना मसल कट किए वो मसल के प्लेन के बीच में से जाके हम वो जॉइंट को एक्सपोज करते हैं और उसे रिप्लेस करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि मसल कट नहीं होने के कारण जो रिकवरी टाइम है, पोस्ट ऑप रिकवरी टाइम है, वो कम होता है। मसल कट नहीं की जाती है तो हमें पेन भी कम होता है और हम जो फिजियोथेरेपी है वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं और अपनी बैक टू द नॉर्मल रूटीन लाइफ हम इजीली जा सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि हर एक पेशेंट में हम मिनिमली इन्वेजिव जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। इट डिपेंड्स कि उसकी डिफॉर्मिटी कितनी है, उसके जॉइंट के अंदर डैमेज कितना है, उसके बोन में डैमेज कितना है। मीडियम टू लो डिफॉर्म्ड या डैमेज जॉइंट्स में हम मिनिमली इन्वेजिव तरीके से कर सकते हैं। अगर जॉइंट में डिफॉर्मिटी या डैमेज इतना ज़्यादा है कि जो आजू बाजू के मसल्स हैं और लिगामेंट्स वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, तो हमें फिर कन्वेंशनल या ओपन तरीके से, जिसमें मसल को कट करके जॉइंट को एक्सपोज किया जाता है, वो करना होता है। सेकेंड मैं बताना चाहूँगा रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में। रोबोट एक ऐसी चीज़ है, इट इज़ बेसिकली अ सॉफ्टवेयर असिस्टेड जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो रोबोट जो है वो हम जब पेशेंट का एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, हम वो इंफॉर्मेशन रोबोट को फीड करते हैं एंड रोबोट टेल्स अस एग्जैक्टली हमें बोन कितना कट करना है, जो हमारे इम्प्लांट्स है वो कौन से एंगल में बैठने वाले हैं, कौन से लिगामेंट्स या मसल्स को हमें रिलीज करना है टू गेट द बेस्ट पॉसिबल अलाइनमेंट फॉर द नी, या आपके लिम्ब का जो अलाइनमेंट होता है वो सबसे बेस्ट कौन से एंगल में आ सकता है। तो रोबोट से हमारा प्रिसीजन बढ़ा है, जो हमारा बोन कट करने का जो प्रिसीजन है वो बड़ा है, हमारे जो लिगामेंट्स हमको रिलीज करने पड़ते हैं वो कम हो गए हैं, क्योंकि रोबोट हमको एग्जैक्टली बताता है कि कौन से लिगामेंट्स आपको काटने चाहिए, कौन से नहीं काटने चाहिए। और इसके कारण ब्लड लॉस कम हुआ है, जो ऑपरेशन के दौरान जो पेशेंट का खून बहता है उसकी मात्रा कम हुई है और इससे पेशेंट की रिकवरी में फ़र्क पड़ा है, क्योंकि रोबोट एग्जैक्टली टेल्स यू कि पेशेंट का नेटिव एनाटॉमी कैसा है। हर एक जॉइंट, नेचुरल जॉइंट भी हर एक अलग तरह का होता है, तो रोबोट एग्जैक्टली असेसेस कि आपके बोन का जो अलाइनमेंट है वो कैसा है और रोबोट से हम उसी अलाइनमेंट को वापस लाने में हमारी हेल्प होती है। तो रोबोट इन द सेंस इट इज़ नॉट अ रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट, इट इज़ रोबोटिक असिस्टेड जॉइंट रिप्लेसमेंट। राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत लोग ये सोचते हैं कि रोबोटिक सर्जरी का मतलब ये कि रोबोट्स करते हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज द डॉक्टर्स आर बीइंग सपोर्टेड बाय द रोबोट्स इन असिस्टेंस ऑफ द गेटिंग अ मोर प्रिसाइज्ड रिप्लेसमेंट। यस। हाँ सर। तो अब जो नए एडवांसेस आने वाले हैं उसमें है PSI इम्प्लांट्स। PSI इज पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट्स। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जैसे हर कस्टमाइज्ड इम्प्लांट्स, तो जैसे हर पर्सन का नी अलग होता है, उसके अंदर जो नी हम लोग लगाने वाले हैं, जो आर्टिफिशियल प्रोसेसेस लगाने वाले हैं, वो भी उसी के नेटिव नी से मैच करके आता है। तो हर पर्सन के लिए एक पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट्स अब मार्केट में आने लग गए हैं। 2-3 कंपनीज ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, बट स्टिल द स्टडीज आर ऑफ लास्ट 5 to 7 years। सो हमें और वेट करना पड़ेगा देखने के लिए कि ये कितना अच्छा और बेहतर हो सकता है। तो सर जैसे कि आपने अभी बताया कि पर्सन स्पेसिफिक जो अभी इम्प्लांट्स आए हैं, so you might have done these kinds of procedures already. Yes. So what do you think, sir, the ones which we were doing before and now, what's the difference? So like conventional joint replacement जो already है market में since more than 40 years, they have shown good results over a period of time। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो किसी भी तरह से inferior है, but हाँ जो patient specific implants हैं, at least myself as a doctor I feel more confident। मैं पेशेंट को जल्दी रिहैब कर सकता हूँ, उनका फास्ट रिहैब कर सकता हूँ, बिकॉज आई एग्जैक्टली नो जो मैंने इम्प्लांट्स मंगाए वो पेशेंट को एग्जैक्टली वैसे ही फिट होते हैं जैसे कि नॉर्मल नी चाहिए। तो पेशेंट्स आर मोर कंफर्टेबल। बट अगेन मैं ये बोलूँगा कि अभी जो स्टडीज़ हैं वो बहुत ही रिसेंट है, नई है, हमें और रुकना पड़ेगा ये देखने के लिए कि इनका सर्वाइवल कितना है एंड लॉन्ग टर्म में ये पेशेंट्स इनके साथ कैसे चल सकते हैं, या पेशेंट सेटिस्फेक्शन एट द एंड ऑफ 10 years 15 years कैसा है। सो वी नीड टू वेट फॉर सम मोर ईयर्स और सम मोर टाइम। तो सर ये जो आपने पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट्स की जो बात की, तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स
जो पेशेंट साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, हाँ, बट ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें नॉर्मली क्या है कि हम एक्सरेज करते हैं और उसके हिसाब से आर्थराइटिस का ग्रेड डिसाइड करते हैं एंड उसके बाद जॉइंट रिप्लेसमेंट की प्लानिंग की जाती है ऑन द एक्सरेज। बट फॉर पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट्स सिर्फ एक्सरे या सिर्फ बोन देख के हम सर्जरी डिसाइड नहीं कर सकते। वी नीड टू हैव एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ द जॉइंट जिसमें लिगामेंट्स और मसल्स सब कुछ दिखना चाहिए, और इसके लिए हमें एक MRI या CT स्कैन की ज़रूरत होती है जो कि हमें एक पर्टिकुलर कंपनी को भेजना होता है। दैट कंपनी अकॉर्डिंग टू द एक्सरे, CT स्कैन, MRIs दे डिसाइड कि ये पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट फिट इम्प्लांट क्या हो सकता है, और फिर वो इम्प्लांट का डिज़ाइन सर्जन को फिर से वापस आता है। द सर्जन अप्रूव्स दैट डिज़ाइन एंड दैट इम्प्लांट इज़ बिन मेड। सो इट इज़ अ लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और जिसे 2 से 3 हफ्ते तक लग सकते हैं। ओके, सो अगर ये प्रोसेस किसी को करवाना है तो दे हैव टू बी पेशेंट इनफ दैट द प्रोसेस इटसेल्फ फॉर देयर इम्प्लांट टू कम डाउन माइट टेक, लाइक आपने बोला 2 से 3 हफ्ता, रफली अ मंथ। Roughly a month. The second part drawback of this is the cost. India is a cost sensitive market. तो जैसे मैंने बताया कि इसमें एक्सरे के अलावा आपको CT स्कैन और MRI की भी ज़रूरत पड़ती है। थर्ड की पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट्स हैं तो पेशेंट स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी रहते हैं। वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो उस पर्टिकुलर पेशेंट्स के लिए ही बनाए गए हैं। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं अलग से आपके लिए बनाए गए हैं, उसका एक कॉस्ट होता है। So overall patient specific joint replacement will cost around anywhere between 50,000 to 1 lakh over and above the conventional joint replacement. Okay, तो मान के चलिए अगर कोई conventional method around 2.5 या 3 lakh rupees जाता होगा, तो this might cost around 50 to 75,000 more extra. Yes. Okay. एंड सर इसका रिकवरी रेट और बाकी सारी चीजें कैसी रहेंगी? कन्वेंशनल जॉइंट रिप्लेसमेंट विच आर इन द मार्केट और सिंस लास्ट 40 इयर्स, तो मैं ये एक बोलना चाहूँगा कि जॉइंट रिप्लेसमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्थोपेडिक सर्जरीज एवर इन्वेंटेड। राइट। और कन्वेंशनल जॉइंट रिप्लेसमेंट का भी सक्सेस रेट इज अराउंड बिटवीन 95 to 98%। That's good. So अब हम चाह रहे हैं कि वो और नेचुरल तरफ से 100% की तरफ जाए, बट एज आई से कि नो सर्जरी इज विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। तो हम 100% तो नहीं, बट एज नियर 100% एज पॉसिबल हम उसे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट द पेशेंट सेटिस्फेक्शन इज इम्प्रूव्ड एंड वी ऑल हैव अ पेन फ्री मोबाइल लाइफ। तो इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी रहते हैं जैसे कि जो हर सर्जरी में सामान्य है। तो आई विल टॉक अबाउट दोज कॉम्प्लिकेशंस विच आर स्पेसिफिक फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज। ओके। तो वन इज अ फैट एम्बोलिज्म। हमारी हड्डी के अंदर में या जॉइंट के अंदर में चर्बी होती है, फैट सेल्स होते हैं। राइट। जब भी हम कोई प्रोस्थेसिस या आर्टिफिशियल पार्ट बोन के अंदर डालते हैं तो इट हैज़ टू बी इंसर्टेड विथ सम प्रेशर। वो प्रेशर से वो फैट सेल्स बाहर आते हैं एंड दोज कैन ट्रेवल अलोंग योर वेन्स एंड आर्टरीज टू द लंग्स and those can get stuck inside the lung. Okay. And this is called as embolism, pulmonary embolism, and this is one of the life threatening complications. Okay. The other is infection, which can happen with any surgery, but especially in joint replacement हमें infection के बारे में बहुत ध्यान रखना होता है, because this is an artificial part. This is not the natural joint or natural part of your body. Right. So any artificial joint inserted or any artificial prosthesis inserted carries a risk of infection. जैसे जो मैंने पहला कॉम्प्लिकेशन बताया एम्बोलिज्म, उसे प्रिवेंट करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे कि न्यूमेटिक कॉम्प्रेशन डिवाइसेस, ब्लड थिनर्स, और स्पेशल प्रिकॉशन लिया जाता है ड्यूरिंग द सीमेंटिंग प्रोसेस ड्यूरिंग द सर्जरी। तो इन सब चीज़ों से फैट एम्बोलिज्म का रिस्क काफ़ी कम होता है, बट इन स्पाइट ऑफ टेकिंग ऑल दिस प्रिकॉशन द रिस्क रिमेन्स 1% इवन इन द बेस्ट ऑफ द हैंड्स एंड इन बेस्ट ऑफ द सेंटर्स। सेकेंड, द इन्फेक्शन का रिस्क, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक पेशेंट फैक्टर एंड और एक होता है सर्जन फैक्टर। पेशेंट फैक्टर इज कि अगर पेशेंट को बाकी कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस है जैसे डायबिटीज जो कि अनकंट्रोल्ड है, पेशेंट इज ऑन इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज जैसे कि कैंसर पेशेंट्स होते हैं, सो दोज आर एट हाई रिस्क फॉर द इन्फेक्शन।
सर्जन या हॉस्पिटल फैक्टर्स आर कि अगर जो भी हमारे इम्प्लांट्स आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, दोज हैव टू बी हैंडल्ड विथ स्ट्रिक्टली असेप्टिक प्रिकॉशंस। उनका एक ऑटोक्लेव करने का एक तरीका होता है इंस्ट्रूमेंट्स का। जो आपका असिस्टेंट है वो ट्रेंड होना चाहिए। जो आपका ओटी एटमॉस्फेयर है दैट हैज टू बी स्ट्रिक्टली चेक फॉर एनी इन्फेक्शंस, और रेगुलर स्वैब्स आपके ऑपरेशन थिएटर से जाने चाहिए। एंड जो भी आपका सराउंडिंग है, खास करके जैसे ऑपरेशन थिएटर में हम लोग हेपा फिल्टर यूज करते हैं सो दैट द नंबर ऑफ सर्कुलेशंस आर ऑफ द एयर सर्कुलेशन आर इंक्रीज्ड एंड देयर इज मिनिमम रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन फ्रॉम आउटसाइड। जब आप ये सब प्रिकॉशंस यूज करते हैं तो द रिस्क फॉर इन्फेक्शन अगेन reduces टू मिनिमम, बट अगेन इट इज लाइक अराउंड 1 to 2% रिस्क इज देयर। तो सर जब हम ये प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, जो आप रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, सो हाउ अबाउट द रिहैबिलिटेशन, मतलब पोस्ट ऑपरेटिव थिंग? अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिस पे मैं बात करना चाहूँगा। जॉइंट रिप्लेसमेंट इज ओनली 50% ऑफ व्हाट वी हैव डन। अगर आपका जॉइंट डैमेज हो चुका है और उसे रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो ऐसा नहीं है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट हो जाएगा और आप दूसरे दिन से अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में जा सकेंगे। जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद में एक स्ट्रिक्ट फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल होता है टू डेवलप द मसल्स अराउंड द नी, जो आपके नए जॉइंट को सपोर्ट करेगी। जो आपने सर्जरी के दौरान जो आपके मसल को कट किया गया है या रिट्रैक्ट किया गया है जिसके कारण थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है, उसको वापस नॉर्मल कंसिस्टेंसी में और स्ट्रेंथ में लाने के लिए एक प्रॉपर रिहैब की ज़रूरत होती है, जो कि 1 से 1.5 महीने तक आपको करना होता है। एंड उसका एक सीक्वेंस होता है। हो सकता है कि कोई 1 महीने में अच्छे से कर ले, किसी को 2 महीने लग सकते हैं। अच्छा। बट इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, बट every individual need to undergo that post op rehab program. बट आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से वो प्रोग्राम किसी में कम दिनों के लिए हो सकता है, किसी में ज़्यादा दिनों के लिए हो सकता है। तो सर ये मतलब रिहैबिलिटेशन का जो प्रोग्राम है पोस्ट ऑपरेटिव, वो फास्ट ट्रैक किया जा सकता है, मतलब अगर कोई किसी प्रोसीजर या ट्रीटमेंट या थेरेपी लेके? तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी इज़ नॉट एन इमरजेंसी सर्जरी। राइट। सो हम इसके लिए समय ले सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपका आर्थराइटिस आज आप मेरे पास दिखाने आए हैं एंड यू हैव अ सीवियर नी डैमेज एंड टुमारो यू नीड टू अंडरगो सर्जरी। सो वी हैव अ फास्ट ट्रैक रिहैब प्रोग्राम जिसमें सर्जरी के पहले ही हम वो एक्सरसाइज सिखाते हैं जो आपको सर्जरी के बाद फिजियो में लगने वाली है, सो दैट द पेशेंट नोज एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू बी डन। वो सर्जरी के 2 से 3 हफ्ते पहले वो एक्सरसाइजेस चालू कर देता है जिससे उसकी मसल की स्ट्रेंथ डेवलप होती है। तो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टाइम में आप रिकवर हो सकते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ फास्ट ट्रैक रिहैब और रिकवरी प्रोग्राम। तो सर अभी आप NSH हॉस्पिटल में एसोसिएटेड है, तो ये सारी ट्रीटमेंट, अगर लेट्स से व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि अगर किसी को ये ट्रीटमेंट की नीड है एंड दे विश टू गेट अ सर्जरी डन, सो आर दीज फैसिलिटीज अवेलेबल एट NSH हॉस्पिटल? NSH हॉस्पिटल इज वन ऑफ द लाइक टर्चरी केयर हॉस्पिटल्स इन नागपुर, और यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, राइट फ्रॉम लाइक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर टू वेल डिजाइंड फिजियोथेरेपी लैब विथ फुल टाइम फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल। इसके साथ ही जैसे कि ये सर्जरीज नॉर्मली जीरियाट्रिक पेशेंट या पेशेंट्स हु आर मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज में लगती है, so there can be some age related complications, so we have a complete diagnostic center, ICU setup and a cardiology backup all under one roof. तो इससे सर्जन भी बहुत कॉन्फिडेंट होता है सर्जरी करने के लिए, पेशेंट्स और रिलेटिव्स को भी बहुत कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर कुछ भी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स ड्यूरिंग या आफ्टर सर्जरी होता है तो दैट कैन बी मैनेज्ड ऑल अंडर वन रूफ एट NSH हॉस्पिटल. Along with the recent advances, like we have high-end CIAM, we have HEPA filter in the operation theaters, we have autoclave machines which are on par with the world's best autoclave machines, and we are also doing like robotic and robotic assisted joint replacement surgeries over here with all the proper precautions and preventions which needs to be taken. Right, sir. तो सर जैसे कि आपने बताया कि NSH हैज़ ऑल द फैसिलिटीज़ विच इज़ नीडेड फॉर दीज प्रोसीजर्स, तो फिर भी सर व्हाट वुड बी द टेंटेटिव, randomly I'm saying, I understand every patient need will be different, the stay will be different, everything will be different, but a tentatively which goes around, if there is a I want to plan, let's say, for my parents, then what would be the costing it might go around? So
the costing all depends, like as you said, ki from patient to patient, Right, from person right. to person, from hospital to hospital. But on an average cost will be anywhere between 2.5 to 3 lakhs per joint. If Okay. you are using the like imported joints with all the facilities. Normally the stay varies from like 3 to 4 days. For the patients who were active before the surgery, it is usually around 3 days. For the patient who had more sedentary lifestyle, they need more time for the rehab, so it is usually 4 to 5 days. तो इसके अलावा the thing which depends on which the surgery or the stay or the cost depends is the patient is having any comorbid conditions or not. Right, वो भी Suppose जरूरी he is है. suppose he is a patient of a cardiac condition like ischemic heart disease or some renal condition, or he is having that uncontrolled diabetes before undergoing the surgery. तो ऐसे patients को हमें ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में रखने की जरूरत रिकवरी होती है. रेट ज्यादा लगेगा. उसमें रिकवरी टाइम ज़्यादा लगता है, जी. and that also Will add to the costing. add to the cost, exactly. राइट. सब अगर कोई करना चाहे तो उन्हें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए पहले, और दूसरी चीज़ की पोस्ट प्रोसीजर, मतलब इस चीज़ को इतना समय लगेगा, ये इतने दिन में हम रिकवर हो जाएंगे, ऐसे टू द बुलेट पॉइंट्स जिसे वो. So to ध्यान में summarize, रखें. I will say this is for all the patients जो कि 50 years से above है, कि आप पहले तो अपना पेन को इग्नोर ना करें. आपके बॉडी में कोई भी जॉइंट में दर्द है तो उसको इग्नोर ना करें. इफ द पेन लास्ट फॉर मोर देन 10 to 15 days, get an expert consultation done. 90% of the time, if you get a proper help, the surgeries can be avoided. Second is कि lifestyle modification, even before, even if you have been advised surgery, lifestyle modification is important even before and after the surgery, जिसमें कि the most important part is you should have a weight which is proportionate to your age and height. Second is your dietary habits. You should have more proteins. All the muscles in the body is made up of protein. Proteins, So आपके हर डाइट में या हर मील में प्रोटीन का कुछ पोषण होना चाहिए. जी, जी. That helps you in the recovery even before and after undergoing the surgery. Okay. Third is कि if you are suffering from any comorbid condition, तो आप उसके बारे में अवेयर रहें and you take good care of yourself. जैसे कि आप शुगर आपको स्ट्रिक्टली कंट्रोल में रखना है. If you have any kidney or renal issues, वो आपको रखना है. After surgery, I will suggest to all the patients कि आप जो भी आपको रिकवरी या रिहैब प्रोग्राम दिया गया है, आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें. राइट. If there are any changes, if there are any red flags after the surgery, immediately consult to your primary doctor and don't take any counter medications या don't Google and treat yourself. तो रेड फ्लैग्स में मैं बोलना चाहूँगा कि अगर सर्जरी के बाद आपके पैरों के आसपास या जिस भी जॉइंट की सर्जरी हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, रेडनेस है, इफ़ यू आर हैविंग अ फीवर ऑफ मोर देन 102 डिग्रीज फॉर कंसिस्टेंटली मोर देन 2 days, दीज आर द रेड फ्लैग्स. तो इसके बारे में आप अपने प्राइमरी सर्जन को जल्दी से जल्दी बताएं एंड गेट द हेल्प एज सुन एज पॉसिबल. सर, हम अपना डॉक्टर कैसे चूज़ करें? बहुत मतलब ऐसा नहीं कहूँगी कि एनीबडी इज़ गुड और बैड, बट देन येस, हमारे पास बहुत सारे सर्जन्स मिलते हैं, तो हम चूज़ कैसे करें कि हमें जाना किसके पास है, एंड हाउ टू चूज़ आवर सर्जन बेसिकली. So one more thing, this is a very very good question, especially in today's time. तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे पहले भी हमें भी सिखाया गया था और अभी भी जो ट्रेंड है, at least in India, the doctor-patient relationship is based on trust. Right. तो सबसे पहले तो आप जिस भी डॉक्टर से के पास जा रहे हैं, you should have complete faith कि डॉक्टर will do or will advise what is good for him. Yeah. सिलेक्ट करने के लिए आप यू कैन गो विथ द एक्सपीरियंस, योर पर्सनल एक्सपीरियंस विद द डॉक्टर, अदर पेशेंट्स के एक्सपीरियंस कैसे हैं उन डॉक्टर के साथ में, हाउ गुड यू नो अबाउट दोज डॉक्टर्स, rather than only going through reviews or through Google. You should personally meet the doctor, consult the doctor to know first, him right, and try to know his experience. जी. अगर आपको बहुत ज़्यादा डर है सर्जरी से या you are still in doubt, तो ask the doctor about few patients he has treated like you. और मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर मना करता है. जी. तो आप when you talk to the patients who were like you before the surgery, you become more confident. Right. So
ये बात तो सही कही सर आपने कि उनके एक्सपीरियंसेस से वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ द रिकवरी वाज, हाउ द सर्जरी वेंट एंड देयर एक्सपीरियंस विद द कंसल्टेंट एज वेल। एक चीज जो हमेशा ध्यान रखना है कि यू हैव टू ट्रस्ट योर डॉक्टर इन एनी सिचुएशन। नो डॉक्टर बाय एनी मींस वांट टू हर्ट यू। जो भी डॉक्टर आपको जो भी चीज़ एडवाइस करता है, वेदर इट इज सर्जरी और नॉन सर्जरी, he is advising best to his knowledge and his capacity, so you have to trust him for whatever he is saying. True. So thank you so much for coming us. Thank you viewers. आगे चल के हम और भी ऐसे टॉपिक्स के लिए मिलेंगे जहाँ पे आपको अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, कि उसको कैसे अच्छा रखना है। बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू। Thank you.